हो गया। चलो देखो इधर, अब हमको पढ़ना है। देखो यहाँ पर जनन, जनन किसे कहते हैं। तो देखो जनन पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पहले जनन की परिभाषा लिखने की कि जिस क्रिया द्वारा वयस्क सजीव, वयस्क यानी जवान सजीव अपने जीवन के दौरान अपने ही जैसा नया सजीव उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। फिर से देखो, आपको लिखने का कि जिस क्रिया के द्वारा वयस्क सजीव यानी जवान सजीव अपने जीवन के दौरान अपने ही जैसा एक नया सजीव उत्पन्न करता है तो उस क्रिया को हम जनन कहते हैं। अब क्या होता है कि जनन के दो प्रकार है। देखो यहाँ पर जनन के दो प्रकार है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही सजीव भाग लेता है। ध्यान रखने का कि अलैंगिक जनन में एक ही सजीव भाग लेता है, वो भी एक ही सजीव यानी मादा अपने शरीर के किसी भाग में से एक नई संतान को जन्म देती है तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है, दो सजीव भाग लेते हैं। एक होता है नर और एक होता है मादा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो नर का नर युग्मक है और मादा का मादा युग्मक, ये दोनों के बीच में फलन होता है, यानी दोनों जुड़ते हैं और बनता है युग्मनज बनता है। और इस युग्मनज यानी फलितांड, इस फलितांड में से एक नया सजीव उत्पन्न होता है। इस फलितांड में से एक नया सजीव क्या होता है, उत्पन्न। तो इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। फिर से देखो, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जिस जनन में एक ही सजीव यानी मादा अपने शरीर के किसी भाग में से एक नया सजीव उत्पन्न करती है तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है, दो सजीव होते हैं, एक नर होता है और एक मादा। नर का नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक, दोनों के बीच में फलन होता है और फलन होने से फलितांड बनता है यानी युग्मनज बनता है। और युग्मनज में से नई संतान उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन में समय जो होता है वो कम लगता है और लैंगिक जनन में समय अधिक लगता है। अलैंगिक जनन में समय कम लगता है और लैंगिक जनन में समय अधिक लगता है। अलैंगिक जनन में माध्यम की जरूरत नहीं होती है और इसमें माध्यम की जरूरत होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, आपको भिन्नता कम देखने को मिलेगी और लैंगिक जनन में भिन्नता अधिक देखने को मिलती है। तो कभी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में अंतर पूछे तो आपको लिखने का, अलैंगिक जनन में एक सजीव भाग लेता है, लैंगिक जनन में दो सजीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में समय कम लगता है, लैंगिक जनन में समय अधिक लगता है। अलैंगिक जनन में माध्यम की जरूरत नहीं होती और लैंगिक जनन में माध्यम की जरूरत होती है। अलैंगिक जनन में भिन्नता कम देखने को मिलती है संतान में और लैंगिक जनन में भिन्नता अधिक देखने को मिलती है संतान में। अब देखो, हमको पढ़ना है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जिस जनन में एक ही सजीव अपने शरीर के
किसी देहिक भाग द्वारा, किसी देहिक भाग द्वारा नया सजीव उत्पन्न करता है, सजीव उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं जिस जनन के अंदर एक ही सजीव, अब एक ही सजीव यानी कौन, तो मादा अपने शरीर के देहिक भाग यानी किसी भाग में से एक नई संतान को क्या देती है, जन्म, तो वो कहलाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हमारी किताब में 6 पद्धतियां दी है। कितनी पद्धतियां, 6। तो 6 पद्धतियां हैं। पहला है हमारा विखंडन, पहली पद्धति है विखंडन। दूसरा है हमारा खंडन और तीसरा हमारा है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। और फिर आता है हमारा मुकुलन, और इसके बाद आता है हमारा मुकुलन के बाद बीजाणु समासन, और लास्ट में हमारा है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को हम बोलते हैं वानस्पतिक जनन, वानस्पतिक जनन यानी वनस्पति में होने वाला प्रजनन यानी जनन। अब इसमें क्या होता है कि उच्च कक्षा की जो वनस्पतियां हैं, उच्च कक्षा की वनस्पति, उच्च कक्षा की वनस्पति में हम क्या करते हैं, मूल, पर्ण, प्रकांड जैसे वानस्पतिक अंग, ये वनस्पति के अंग है, तो जैसे वानस्पतिक अंग में से एक नया पौधा विकसित करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन की कौन सी पद्धति, तो कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कहते हैं उच्च कक्षा की वनस्पति में मूल, पर्ण, प्रकांड जैसे वानस्पतिक अंग में से नया पौधा विकसित करने की पद्धति को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी यहाँ पर हमको बीज नहीं बोना है, वनस्पति के किसी भाग को बोएंगे और उसमें से एक नया पौधा बन जाएगा और उसको हम बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन। अब क्या होता है, उदाहरण के लिए याद रखने का कि आलू के प्रकांड में से कलिका का उद्भव, कलिका का उद्भव। आलू हम खाते हैं तो हम वनस्पति का तना खाते हैं, क्योंकि आलू के पौधे का जो तना होता है वही आलू बन जाता है। और आलू की खेती जब हम करते हैं तो आलू घर पे लाकर रखो तो किसी आलू में से आपको हरा रंग का तंतु दिखाई देगा। उस तंतु वाले आलू को अगर हम 4 टुकड़े करके और जमीन में बो दें तो उसमें से नया आलू का पौधा बनता है, फिर उसी पौधे का तना बड़ा आलू बन जाता है। यानी यहाँ पर हमको बराबर क्या करना पड़ा, तने को बोना पड़ा और उसमें से नया क्या बना, पौधा, तो वो कहलाएगा कायिक प्रवर्धन। दूसरा आता है हमारा कि शकरकंद, शकरकंद के मूल में से कलिका का उद्भव, कलिका का उद्भव। शकरकंद यानी कि शकरकंद की जड़ को अगर जमीन में बोया जाए तो उसमें से नया शकरकंद का पौधा बनता है, तो वो कहलाता है कायिक प्रवर्धन। अच्छा, ये बहुत बार पूछा जाता है बायोफिलम, बायोफिलम, बायोफिलम यानी पर्णफूटी, पर्णफूटी के पर्ण में से कलिका का उद्भव, कलिका का उद्भव। देखो पर्णफूटी का जो पर्ण होता है, तो ये पर्णफूटी का क्या है, पर्ण, उसकी पर्ण किनारी पर कलिकाएं उद्भव होती है, उसकी पर्ण किनारी पर क्या उत्पन्न होती है, कलिकाएं। और जब ये पर्ण जमीन पर गिरता है तो इस पर्ण में से बराबर इन कलिकाओं में से एक नया पौधा बनता है, तो इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। फिर से देखो, बायोफिलम यानी पर्णफूटी, पर्णफूटी के पर्ण पर बहुत सारी क्या निकलती है, कलिकाएं, क्या उत्पन्न होती है, कलिकाएं। और जब ये पर्ण कहाँ गिरता है, जमीन पर,
तो इन कलिकाओं में से नया पौधा बनता है। तो पत्ते में से नया क्या बना? पौधा। तो ये कहलाएगा कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। अच्छा, इसकी मानव द्वारा विकसित की गई 3 पद्धतियां हैं। नंबर 1 है पर्तन, जिसको हम बोलते हैं कलम करना। जैसे गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ने का बीज नहीं बोते, गन्ने के हम क्या करते हैं? टुकड़े कर देते हैं, नीचे वाले भाग को बो देते हैं और नया गन्ना तैयार हो जाता है। गुलाब है तो गुलाब में हम क्या करते हैं कि किसी के वहां गुलाब की डाली देखी, पौधा देखा, हम एक डाली काट लाए और हमारे गमले में लगा देते हैं, हमारे वहां पे भी गुलाब का पौधा तैयार। तो यहाँ पर हमने बीज नहीं बोया, हमने उसकी किसको बोया? भाग को। तो ये किसने विकसित किए? मानव ने। किसने किए? मानव ने। तो इसको क्या बोलते हैं? पर्तन। क्या बोलते हैं? कि किसी भाग को वनस्पति के काट लाओ और जमीन में बो दो और उसमें से नया क्या बन जाए? पौधा। तो वो कहलाता है पर्तन। क्या कहलाता है? पर्तन। दूसरा आता है दाब कलम। दाब कलम ये होता है मोगरे में। मोगरे की किसी डाली को अगर जमीन की तरफ मोड़कर उसको क्या करो? बीच वाला भाग जमीन में दबा रहे और आगे का भाग जमीन के बाहर रहे और इस प्रकार से मिट्टी से दबा दो, तो मिट्टी में दबे हुए भाग में से कुछ दिन में जड़ निकलेगी और फिर उसी मातृ पौधे से बाल पौधे को क्या कर दो? अलग। तो बाल पौधा अपने आप जीवन जीता है। अगला होता है हमारा रोपण। रोपण में क्या होता है कि जैसे ये क्या है कि आम का पेड़ है बड़ा सा, समझो ये बादाम केरी का पेड़ है। अब इसकी मैं क्या करूं? एक डाली में ऐसी खांच बना दूं और उसके अंदर ऐसे क्या करूं कि गोबर भर दूं और इसमें केसर केरी की डाली को क्या करूं? जोड़ दूं। तो क्या होगा कि कुछ दिन बाद में ये डाली से डाली जुड़ जाएगी और एक ही पेड़ में हमको बादाम केरी और केसर केरी दोनों खाने को मिलती है। तो वो कहलाता है रोपण। क्या कहलाता है? आपको इसके बारे में समझाना नहीं, लेकिन खाली इतना याद रखना है कि मानव द्वारा विकसित की गई कितनी पद्धतियां थी? पर्तन, दाब कलम, रोपण। अच्छा, ये इससे क्या फायदा है? तो इससे 2 फायदा है। देखो, कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ है? नंबर 1, ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उनमें हम इस पद्धति द्वारा नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता क्या कर चुके हैं? खो चुके हैं। तो ऐसे पौधों में हम बराबर क्या कर सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन द्वारा नया पौधा विकसित कर सकते हैं। दूसरी बात, इस पद्धति के द्वारा हम समय से पहले फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम केसर केरी का बीज बोते बराबर, फिर बड़ा होता, पेड़ बनता, फिर बाद में उस पर फल लगते, यहाँ डाली से डाली जुड़ते 6-7 महीने, आते महीने उस पर फल लगना चालू हो जाएगा, नहीं कि 1 साल बाद फल लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमको फल कैसा मिल रहा है? जल्दी से। तो ये उसमें क्या है? लाभ है। देखो, कायिक प्रवर्धन से 2 लाभ। ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे केले में बीज उत्पन्न नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उनमें हम कायिक प्रवर्धन द्वारा नया पौधा विकसित कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें समय से पहले हमको फल प्राप्त हो सकता है और पुष्प प्राप्त हो सकता है। अब आता है हमारा बीजाणु समासगन। देखो, बीजाणु समासगन किसमें होता है? तो ये होता है कवक में। उदाहरण याद रखने का, राइजोपस है। अब कवक में क्या होता है कि कवक का शरीर जाल जैसा होता है। कवक का शरीर कैसा होता है? जाल जैसा। और ये कवक का जाल कवक तंतु का बना होता है और कवक तंतु पर एक बीजाणुधानी का निर्माण होता है। बीजाणुधानी का क्या होता है? निर्माण। फिर से देखो, बीजाणु समासगन किसमें होता है? कवक में। वो भी कौन सी कवक में होता है? राइजोपस। तो कवक का शरीर कैसा होता है? जाल जैसा। कवक का जाल किसका बना है? कवक तंतु का। कवक तंतु पर बीजाणुधानी का क्या होता है? निर्माण। और ये बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण। फिर ये बीजाणुधानी पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है। परिपक्व का मतलब पूरी तरह से विकसित होती है। फिर ये क्या होती है? फट जाती है। तो इसके अंदर जो बीजाणु है
वो हवा में मुक्त हो जाएंगे। ये बीजाणु हवा में मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु में से एक नया कवक बनता है। तो एक नया कवक बनेगा। तो इस प्रकार से एक कवक में से अनेक कवक बनते हैं। तो इसको बोलते हैं बीजाणु समासगन। क्या बोलते हैं इसको? बीजाणु समासन कहते हैं। फिर से देखो, बीजाणु समासन किससे होता है? तो कवक में होता है। किसमें होता है? कवक में। कवक का जो शरीर होता है वो जाल जैसा होता है और कवक का जाल कवक तंतु का बना होता है। जैसे हमारा स्वेटर है तो जाल जैसा है, पर वो बना है ऊन के तंतु का। तो वैसे ही कवक का शरीर जाल जैसा होता है, लेकिन कवक का जाल किसका बनाता है? कवक तंतु का। किसका बनाता है? कवक तंतु का। अब ये कवक तंतु पर बीजाणुधानी का क्या होता है? निर्माण। बीजाणुधानी में बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण। फिर ये बीजाणुधानी क्या बनती है? परिपक्व। और परिपक्व बनकर फट जाती है। तो इसके अंदर रहे बीजाणु हवा में क्या होते हैं? मुक्त। और प्रत्येक बीजाणु में से एक नया कवक बनता है और इसको बोलते हैं बीजाणु समासन। किसमें होता है? राइजोपस नामक कवक में होता है। अगर आता है पुनरुद्भवन। देखो, पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनर्जनन। पुनरुद्भवन का दूसरा नाम है पुनर्जनन। देखो, ये होता है किसमें? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में या तो हाइड्रा में, प्लेनेरिया या हाइड्रा में। अब देखो, पुनरुद्भवन में क्या होता है? जैसे प्लेनेरिया है, ये क्या है? प्लेनेरिया। देखो इधर, ये प्लेनेरिया है। इसके शरीर को मैं 3 भाग में बांट देता हूँ। अब ये सजीव शरीर का कोई भाग अचानक टूट जाता है। सजीव शरीर का कोई भाग अचानक क्या हो? टूट जाए। जैसे ये तीनों भाग टूटकर एक अलग हो गए, ए भाग, ये बी भाग और ये सी भाग। तीनों भाग एक दूसरे से अलग हो गए। सजीव शरीर का कोई भाग अचानक क्या हो? टूट जाए। अब टूटे हुए भाग पर मूल भाग जैसे भाग का क्या हो? निर्माण। इस पर ए था, बी नहीं था, तो बी और सी का क्या हुआ? निर्माण। इसमें देखो, ए और सी का क्या होगा? निर्माण। तो टूटे हुए भाग पर मूल भाग जैसे भाग का क्या हो? निर्माण। तो इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। क्या बोलते हैं इसको? पुनरुद्भवन कहते हैं। इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो एक प्लेनेरिया में से कितने प्लेनेरिया बने? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हुआ कि सजीव शरीर का कोई भाग अचानक क्या हो? टूट जाए। टूटे हुए भाग पर मूल भाग जैसे भाग का निर्माण हो तो उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। छिपकली में देखा जाए तो छिपकली में पूंछ कट जाती है, नई पूंछ आ जाती है, पर पूंछ से नई छिपकली नहीं बनती। अगर पूंछ से अगर पूरी छिपकली बन जाती तो हम कहते हैं पुनरुद्भवन। लेकिन वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि छिपकली जटिल संरचना वाला सजीव है, यानी बहुकोशिकीय सजीव है। उसके अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं? अंग। तो सभी अंगों का निर्माण कर पाना इसके लिए संभव नहीं है। इसलिए जटिल संरचना वाले सजीव जो होते हैं उनमें पुनरुद्भवन द्वारा नई संतान उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हर कार्य करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं? अंग। और हर अंगों का निर्माण कर पाना इसके द्वारा संभव नहीं है। इसलिए जटिल संरचना रखने वाले सजीव में पुनरुद्भवन द्वारा नई संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से बराबर